बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, दिस इज मी आसिफ अमान, योर बायोलॉजी टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 के सेल बायोलॉजी टेक्निक में जिस टेक्निक पे बात करने जा रहे हैं दैट इज द टिश्यू कल्चर, जिसको आप बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में भी स्टडी करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जो टिश्यू कल्चर है ये दो वर्ड्स की कंबाइंड फॉर्म है इन विच द फर्स्ट वर्ड इज द टिश्यू एंड द सेकंड वर्ड इज द कल्चर। नाउ व्हाट इज टिश्यू? टिश्यूज एक्चुअली वो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि एक प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करते हैं और इनका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जांपल वी हैव द मसल्स, वी हैव द ब्लड। लाइकवाइज जो प्लांट्स हैं उनमें जाइलम है, फ्लोएम है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है। ये तमाम की तमाम टिश्यूज जो है इनको जब आप ग्रो करेंगे, क्योंकि कल्चर का वर्ड का जो मीनिंग है दैट इज व्हाट ग्रोथ। सो जब टिश्यूज को आप ग्रो करेंगे आउटसाइड द पेरेंट बॉडी इन द लेबोरेटरी, सो ये टेक्निक क्या कहलाएगी? टिश्यू कल्चर कहलाएगी। नाउ स्टूडेंट्स, जो टिश्यू कल्चर है इसमें एक्चुअली इन विट्रो ग्रोथ होती है। नाउ ग्रोथ का आपको पता है कि ग्रोथ एक्चुअली वो प्रोसेस है जिसके जरिए जो सेल्स की तादाद है वो बढ़ती है और सेल्स जो है वो डिफरेंशिएट होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज डिफरेंशिएशन? जब सेल्स को एक प्रॉपर फंक्शन मिलता है तो इस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, टिश्यू कल्चर को इन विट्रो ग्रोथ इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज हैं वो ग्रो करते हैं आउटसाइड द पेरेंट बॉडी। फॉर एग्जांपल, आप अपनी स्किन से कुछ सेल्स लेते हैं या स्किन का एक छोटा सा पीस लेते हैं और इसको लेबोरेटरी में जब ग्रो करेंगे, सो एक्चुअली आप स्किन को ग्रो कर रहे हो आउटसाइड द बॉडी इन द लेबोरेटरी। सो इस किस्म की ग्रोथ को हम इन विट्रो ग्रोथ बोलते हैं। इसी तरह अगर हम कोई प्लांट्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल प्लांट्स में हम बात करें लीफ की बात करें, पोलन ग्रेन्स की बात करें या स्टेम की बात करें या रूट्स की। सो अगर पोलन ग्रेन्स, लीफ, स्टेम, रूट्स को आप ग्रो करते हो इन द लेबोरेटरी, क्योंकि उसको आप पेरेंट बॉडी से काट चुके होते हो, लेबोरेटरी में जब इसको ग्रो करेंगे सो इस किस्म की ग्रोथ को इन विट्रो ग्रोथ कहा जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, डेफिनेशन टिश्यू कल्चर की फिर ऐसे होगी दैट टिश्यू कल्चर हमारे पास वो टेक्निक है जो कि यूज होता है ग्रोथ के लिए टिश्यूज को या सेल्स को जिनको हम सेपरेट करते हैं फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। नाउ जो पेरेंट बॉडी से टिश्यूज को आप सेपरेट करोगे और उनको ग्रो करोगे इन द लेबोरेटरी, सो डेफिनेटली ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, फूड मटेरियल चाहिए होगा, गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होंगे। सो ये तमाम की तमाम जो न्यूट्रिएंट, जो ग़िज़ाई जरूरियात हैं, ये एक्चुअली पूरी की जाती हैं किस तरीके से? बाय अ सेमी सॉलिड और अ लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडिया। नाउ स्टूडेंट्स, यहां पे जब हम न्यूट्रिएंट मीडिया की बात कर रहे हैं कि ग़िज़ाई एक सॉल्यूशन होगा, वो आपके पास लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और एक सेमी सॉलिड, एक जेल की फॉर्म में भी हो सकता है। नाउ टिश्यू कल्चर में जो हम सेमी सॉलिड न्यूट्रिएंट मीडिया यूज करते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं एगार को, एगार मीडिया। और जो लिक्विड है, अगर आपके पास न्यूट्रिएंट मीडिया लिक्विड होता है तब उसको हम ब्रॉथ मीडियम बोलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जब न्यूट्रिएंट मीडिया के ऊपर आप किसी भी टिश्यू को ग्रो करेंगे इन द लेबोरेटरी आउटसाइड द पेरेंट बॉडी, सो इस टेक्निक को क्या कहा जाता है? दैट इज व्हाट टिश्यू कल्चर। नाउ स्टूडेंट्स, टिश्यू कल्चर को परफॉर्म करने के लिए जो अपरेटस चाहिए उसमें हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट अपरेटस क्या है? दैट इज द लैमिनर फ्लो हुड। नाउ लैमिनर फ्लो हुड क्या है? लैमिनर फ्लो हुड की पिक्चर आपको नजर आ रही है। सो ये एक्चुअली हम कह सकते हैं कि एक अलमारी है जिसकी जो फ्रंट साइड है वहां पे एक शीशा होता है। सो जब भी टिश्यू कल्चर की जाती है, सो जितना भी टिश्यू कल्चर का प्रोसेस है जिसमें आप टिश्यू को लेकर न्यूट्रिएंट मीडिया पे रखते हैं, सो ये तमाम का तमाम प्रोसेस इस मशीन के अंदर परफॉर्म किया जाता है। और इसकी बेसिक वजह यह है कि जब हम सांस लेंगे, जब हम ये प्रोसेस करेंगे, सांस लेंगे, साथ में लेबोरेटरी में एयर होगी, अगर वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद है, सांस में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, सो वो न्यूट्रिएंट मीडिया पे ग्रो कर सकते हैं, जिसकी वजह से कंटामिनेशन आएगी। ग्रोथ जो है प्लांट्स की या एनिमल टिश्यूज की वो अच्छे तरीके से नहीं होगी। सो इस तमाम प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है इस अलमारी में जिसको लैमिनर फ्लो हुड कहा जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, जो सेकंड अपरेटस आपके पास यूज होता है दैट इज व्हाट इंक्यूबेटर। नाउ जो इंक्यूबेटर है ये वो मशीन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टिश्यूज को प्रोवाइड की जाती है ताकि वो अच्छे तरीके से ग्रो कर सके। साथ में वी हैव अ वाटर बाथ
और वाटर बाथ जो है ये वो अपरेटस है जिसमें हम स्टेरिलाइजेशन परफॉर्म कर सकते हैं कि जो अपरेटस है लाइक पेट्री डिशेस आपके पास होंगी, उसके साथ साथ फॉरसिप्स होंगे, सो उनको स्टेरिलाइज किया जा सकता है वाटर बाथ में जिसमें पानी बहुत ज्यादा गर्म होता है, और साथ में अगर जो न्यूट्रिएंट मीडिया है उसको एक खास टेम्परेचर पे ले जाना है, टिश्यूज को ग्रो करने के लिए खास टेम्परेचर पे ले जाना है, सो उसके लिए हम वाटर बाथ यूज करते हैं। साथ में जो ऑपरेटर्स है टिश्यू कल्चर में उसमें आप सेंट्रीफ्यूज को भी यूज कर सकते हो, और सेंट्रीफ्यूज के बारे में आपको ऑलरेडी नॉलेज है भी कि सेंट्रीफ्यूज एक्चुअली वो मशीन है जो कि सेंट्रीफ्यूगल प्रिंसिपल पे काम करती है ताकि सेल को उसके कंपोनेंट से अलहदा किया जा सके। डिफरेंट टिश्यूज अगर होंगे उनसे आपको सेल्स को अलहदा करना है, सो सेंट्रीफ्यूज मशीन यूज करेंगे। साथ में फ्रीजर है जो कि -30 डिग्री सेंटीग्रेड का वो चाहिए होता है ताकि सेल्स को टिश्यूज को प्रिजर्व किया जा सके। साथ में वी हैव व्हाट अ सेल काउंटर। सेल काउंटर वो ऑपरेटर्स है जिसमें सेल्स को काउंट किया जाता है और इसका जो यूज है वो डिपेंड करता है आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव पे। साथ में लिक्विड नाइट्रोजन भी यूज किया जाता है, और जो लिक्विड नाइट्रोजन है इसका जो टेम्परेचर होता है दैट इज -196 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो यूज है ये भी डिपेंड करता है रिसर्च ऑब्जेक्टिव पे। एंड वी ऑल्सो यूज व्हाट ऑटोक्लेव। जो ऑटोक्लेव है ये एक्चुअली आपके पास क्या है, इट इज अ स्टेरिलाइजर। इट इज व्हाट अ स्टेरिलाइजर जो कि परफॉर्म करेगा क्या, स्टेरिलाइजेशन परफॉर्म करेगा, ये परफॉर्म करेगा स्टेरिलाइजेशन। नाउ व्हाट इज स्टेरिलाइजेशन? किसी भी एक सरफेस को जब आप जर्म फ्री बनाएंगे, माइक्रोबियल ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए उसको बिल्कुल फ्री करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव दिस मार्कर। अगर हम ये चाहते हैं कि ये जो मार्कर है ये बिल्कुल जर्म फ्री हो जाए, सो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं ऑटोक्लेव को। नाउ स्टूडेंट्स, जो ऑटोक्लेव है ये एक्चुअली प्रेशर कुकर के मैकेनिज्म पे काम करती है जिसमें जितनी भी पेट्री डिशेस है, न्यूट्रिएंट मीडिया है, उसको ऑटोक्लेव में रख दिया जाता है, ढक्कन बंद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से अंदर स्टीम बनती है और जितना भी मटेरियल है वो फुल जर्म फ्री हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ऑटोक्लेव, और साथ में लैमिनर फ्लो हुड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स है टिश्यू कल्चर को परफॉर्म करने के लिए। नाउ स्टूडेंट्स, जो टिश्यू कल्चर है जिसके जरिए आप प्लांट्स को, एनिमल टिश्यूज को ग्रो करते हैं आउटसाइड द पेरेंट बॉडी इन द लेबोरेटरी, तो सवाल यह पैदा होता है कि क्यों टिश्यू कल्चर टेक्निक को हम यूज करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सो इंपॉर्टेंस पे आते हैं कि टिश्यू कल्चर टेक्निक के जरिए क्लोन्स आप प्रोड्यूस कर सकते हो। एंड व्हाट इज क्लोन? क्लोन क्या है? क्लोन एक्चुअली हमारे पास वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, कैसे कि अगर हम फॉर एग्जांपल किसी भी प्लांट में से लीफ का एक छोटा सा पीस लेते हैं और उसको टिश्यू कल्चर के जरिए ग्रो करते हैं, सो उस टिश्यू कल्चर को ग्रो करने वाला जो ये लीफ है, जो ये मटेरियल है, इसका डीएनए जिस पेरेंट से लिया गया है वो एक्चुअली क्या होगा, बिल्कुल आइडेंटिकल होगा। सो इसका फायदा ये होगा कि फॉर एग्जांपल आप किसी खेत में जाते हैं, किसी फसल में जाते हैं और वहां पे आपको एक पौधा नजर आता है जिसकी हाइट भी ज्यादा है, उसकी नंबर ऑफ लीव्स भी ज्यादा है और उसकी पैदावार, सीड प्रोडक्शन जो है, फॉर एग्जांपल गंदम है, चावल है, उनकी तादाद भी ज्यादा है और पूरे खेत में आपको एक प्लांट मिला। अब आप चाहते हैं कि वो प्लांट जो है उसको टिश्यू कल्चर के जरिए ग्रो करें और उससे जितने भी प्लांट्स प्रोड्यूस होंगे उनकी तमाम की तमाम हाइट ज्यादा होंगी, सब में नंबर ऑफ लीव ज्यादा होंगे, सबकी जो सीड प्रोडक्शन है वो ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जिस प्लांट से आपने उसको लिया, क्लोनिंग के बाद, टिश्यू कल्चर के बाद उसके डीएनए में कोई चेंज नहीं आ सकता। सो क्लोन्स को इस जरिए प्रोड्यूस किया जाता है। साथ में टिश्यू कल्चर इंपॉर्टेंट ऐसे है कि इसमें हम एम्ब्रियो रेस्क्यू कर सकते हैं, क्योंकि कुछ प्लांट स्पीशीज ऐसी हैं जिसमें जो एम्ब्रियो है वो बहुत ज्यादा सर्वाइविंग नहीं होता, उसकी जो लाइफ सस्टेनेबिलिटी जो ऑप्शंस है, उसको जो प्रोटेक्शन है वो अच्छे तरीके से नहीं मिलती, जिसकी वजह से जो एम्ब्रियो है इट कैन बी डेड। सो टिश्यू कल्चर के जरिए उस प्लांट स्पीशीज के एम्ब्रियो को हम निकाल के टिश्यू कल्चर के जरिए इन द लेबोरेटरी ग्रो करते हैं, तो इस तरीके से उनका एम्ब्रियो रेस्क्यू हो जाता है, मतलब उसकी बचत हो जाती है। साथ में वायरस फ्री प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स, कि वो प्लांट्स जिसमें हमारे पास कोई भी वायरस ग्रो ना कर सके
उसको भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं थ्रू द टिश्यू कल्चर। साथ में जेनेटिक इंजीनियरिंग, अगर आप ये चाहते हैं कि कोई भी प्लांट स्पीशी है या कोई भी एनिमल टिश्यू है उसके अंदर आप म्यूटेशंस को लाना चाहते हैं, बट पॉजिटिव म्यूटेशंस को, उनके अंदर अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट, अपनी मर्जी का कोई जीन डालना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें किस चीज की, गोल्डन राइस की। गोल्डन राइस एक्चुअली क्या है, टिश्यू कल्चर के जरिए ग्रो किया जाता है और जेनेटिक इंजीनियरिंग इसमें की जाती है, जिसकी वजह से जो गोल्डन राइस है उसकी विटामिन ए प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है। सो इसका मतलब जो नेचुरल राइस है उसमें विटामिन ए प्रोडक्शन इतनी नहीं होती, लेकिन जब हम अपनी मर्जी वाला जीन उसमें इंसर्ट करेंगे थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड टिश्यू कल्चर, सो इसके जरिए आप अपनी मर्जी के कैरेक्टर्स जो हैं वो किसी भी स्पीशी के, जो प्लांट है चाहे एनिमल है, उस ऑर्गेनिज्म में हम उन कैरेक्टर्स को इंक्लूड कर सकते हैं। साथ में माइक्रो प्रोपगेशन, माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड प्रोपगेशन मीन्स टू प्रोड्यूस। फॉर एग्जाम्पल एक लीफ है, उसके अगर हम 10 पीसेस कर लेते हैं, 10 पीस बना लेते हैं, सो हर एक पीस को जब आप अलहदा से ग्रो करोगे तो एक लीफ से आपके पास 10 प्लांट्स जो है वो ग्रो हो सकते हैं। सो दिस इज माइक्रो प्रोपगेशन, जिसमें थोड़ी जगह में बहुत लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हो सकती है। साथ में सोमोक्लोनल वेरिएशंस। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आर सोमोक्लोनल वेरिएशंस? कि हमारे पास सिंपली इसकी बात मैं ऐसे करूंगा कि कोई भी प्लांट है या एनिमल है उसमें 2 किस्म के क्रोमोसोम्स हैं, एक सेक्स क्रोमोसोम्स है और साथ में कुछ जो है वो सोमैटिक क्रोमोसोम्स होते हैं। जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं वो एनिमल की सेक्स को डिफाइन करते हैं कि आया वो मेल होंगे या फीमेल होंगे, और इन सेक्स क्रोमोसोम्स के अलावा जितने भी क्रोमोसोम्स हैं उनको सोमैटिक क्रोमोसोम्स कहा जाता है। नाउ अगर किसी प्लांट में आप वेरिएशंस लाना चाहते हैं, पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहते हैं उनके सेक्स क्रोमोसोम्स में नहीं बल्कि उनके सोमैटिक क्रोमोसोम्स में, सो ये भी टिश्यू कल्चर के जरिए बहुत इजीली होता है। साथ में इंड्यूस्ड म्यूटेशंस, अपनी मर्जी की चेंजेस हम डीएनए में ला सकते हैं थ्रू टिश्यू कल्चर, जिसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल हम आगे जाके स्टेप्स में पढ़ेंगे। साथ में पॉलीप्लॉइडी। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज प्लॉइडी? प्लॉइडी हम बोलते हैं क्रोमोसोम की तादाद को बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हम ह्यूमंस की बात करें, सो हम जो ह्यूमंस हैं हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, बट ये 46 क्रोमोसोम्स एक्चुअली कैसे हैं कि 23 क्रोमोसोम्स हैं और उनकी फिर कॉपीज हैं। सो हमारी बॉडी में 23 क्रोमोसोम्स जो हैं उनकी 2 कॉपीज मौजूद हैं, सो वी आर डिप्लॉयड। इसी तरह अगर किसी भी प्लांट के आप क्रोमोसोम नंबर को इंक्रीज करना चाहें जो कि नेचुरली उसमें नहीं होती, सो टिश्यू कल्चर के जरिए हम उनको इंक्रीज भी कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ फवायद हैं, कुछ इंपॉर्टेंस है, बहुत सारी इंपॉर्टेंस में से टिश्यू कल्चर की। अब टिश्यू कल्चर को आप परफॉर्म कैसे करेंगे? सो इसके लिए हम जाएंगे टू द स्टेप्स ऑफ टिश्यू कल्चर, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट आर द स्टेप्स? कौन कौन से स्टेप्स हैं, कैसे हम टिश्यू कल्चर को परफॉर्म करेंगे? सो इसके लिए मूव करते हैं टू द सेकंड पार्ट ऑफ द बोर्ड। Now dear students, what are the steps of tissue culture? So पहला step tissue culture में क्या होगा? That will be the selection of explant. Now what is explant? Explant हमारे पास क्या है? Part of plant used for tissue culture. प्लांट का या एनिमल का, यहां पे हम प्लांट टिश्यू कल्चर पे बात करेंगे, बट एक्सप्लांट आपके पास किसी भी प्लांट का वो हिस्सा जिसको आप ग्रो करोगे इन द लेबोरेटरी, वो हिस्सा क्या कहलाएगा? दैट विल बी एक्सप्लांट। सो एक्सप्लांट आपके पास क्या कुछ हो सकता है? एक्सप्लांट में अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, सो फॉर एग्जांपल यू कैन टेक व्हाट? यू कैन टेक अ लीफ। अगर आप लीफ को लेते हैं ग्रो करने के लिए, सो वो लीफ क्या होगा? इट विल बी कॉल्ड एज एक्सप्लांट। लाइकवाइज लीफ की जगह आप रूट्स भी यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। व्हाट? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एक्चुअली प्लांट्स के अंदर वो टिश्यूज होती है जो कि यंग होती हैं। कैसे यंग होती हैं? कि जब भी प्लांट ग्रो करता है, सो उसकी जो टिप होती है, किसी भी प्लांट की जो टिप है वो एक्चुअली मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं और ये फास्टली डिवाइडिंग होते हैं और इनमें वायरस जो है
प्लांट वायरसेस वो ग्रो नहीं कर सकते। सो ज्यादातर हमारे पास बेस्ट ऑप्शन जो है एक्सप्लांट में किसको सिलेक्ट किया जाता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को किया जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट है किस चीज के लिए, फॉर वायरस फ्री प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स। और क्यों? क्योंकि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं ये फास्टली डिवाइडिंग होते हैं इनके सेल्स, और इनमें वायरसेस जो है वो ग्रो नहीं कर सकते। सो अगर आप लीफ लेते हैं, रूट लेते हैं, या इवन यू कैन ऑल्सो टेक पोलन ग्रेन्स, यू कैन ऑल्सो टेक व्हाट, पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स भी हम क्या कर सकते हैं, उसको भी एज ए एक्सप्लांट सिलेक्ट करके उसको आप ग्रो कर सकते हैं। सो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, दैट विल बी सिलेक्शन ऑफ एक्सप्लांट। सेकेंड स्टेप होगा न्यूट्रिएंट मीडिया प्रिपरेशन, कि कोई भी प्लांट स्पीशी अगर आप उसको ग्रो करना चाहें तो हर एक प्लांट की रिक्वायरमेंट्स, हर एक प्लांट स्पीशी की रिक्वायरमेंट, उनकी फूड रिक्वायरमेंट्स, उनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स दूसरे से डिफरेंट होती हैं। सो जिस प्लांट को आप ग्रो कर रहे हैं उसके लिए स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मीडिया बनाया जाता है, और जनरली जो मीडिया यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं एमएस मीडिया। जो एमएस मीडिया है ये वो मीडिया है जिसमें प्लांट की ग्रोथ के लिए जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो न्यूट्रिएंट्स जो कि थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, और उसके साथ साथ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो न्यूट्रिएंट्स जो कि ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, ये एक प्रॉपर स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन, एक प्रॉपर अमाउंट में मौजूड होते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो थर्ड स्टेप होगा दैट विल बी स्टेरिलाइजेशन, कि जो एक्सप्लांट आप चूज कर लेते हैं डेफिनेटली उस एक्सप्लांट पे हो सकता है बैक्टीरिया मौजूद हो। उसके साथ साथ जब आप न्यूट्रिएंट मीडिया बना लेते हैं तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि उस न्यूट्रिएंट मीडिया में फंजाई के स्पोर्स हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं। सो उनको किल करने के लिए हम किस प्रोसेस पे जाते हैं, स्टेरिलाइजेशन। सो जितने भी आपके पास अपरेटस होगा जो कि यूज होगा, लाइक पेट्री डिशेस हैं, फॉरसेप्स हैं, नाइफ्स होंगी, इन तमाम को तमाम आप ऑटोक्लेव में रखते हैं, स्टीम प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से अगर उनके ऊपर कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है सो वो फुली खत्म हो जाएगी, इट विल बिकम जर्म फ्री। हाउएवर जो एक्सप्लांट है, आप एक्सप्लांट को ऑटोक्लेव में नहीं रख सकते क्योंकि ऑटोक्लेव में स्टीम प्रोड्यूस होती है। सो अगर आप किसी भी एक्सप्लांट को, लाइक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, लीव्स हैं, रूट्स हैं, इनको आप हाई टेम्परेचर देंगे सो दे विल गेट डैमेज। सो इनको स्टेरिलाइज करने के लिए केमिकल स्टेरिलाइजेशन यूज की जाती है, जिसमें जो अल्कोहल्स हैं वो एक्सप्लांट पे स्प्रे किए जाते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ अगर होती है वो स्टॉप हो जाएगी, और साथ में जो एक्सप्लांट है इट विल बी 100% जर्म फ्री। जो फोर्थ स्टेप है दैट इज व्हाट, इनोकुलेशन। फोर्थ स्टेप क्या होगा कि जब आपने एक्सप्लांट सिलेक्ट कर लिया, न्यूट्रिएंट मीडिया बना लिया है, सो सिंपल आप एक्सप्लांट को लेकर न्यूट्रिएंट मीडिया के ऊपर रखेंगे। इस रखने को इनोकुलेशन कहा जाता है। सो व्हाट इज इनोकुलेशन? इट इज व्हाट, इट इज द प्लेसमेंट ऑफ एक्सप्लांट, इट इज द प्लेसमेंट ऑफ एक्सप्लांट ऑन न्यूट्रिएंट मीडिया। जो मीडिया आप बना लेते हैं उसके ऊपर एक्सप्लांट को रखा जाता है, इसको हम इनोकुलेशन बोलते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जब एक्सप्लांट को न्यूट्रिएंट मीडिया के ऊपर रख दिया जाएगा सो उस पेट्री डिश को जिसमें इस तरह का एक्सप्लांट आपने रखा हुआ है, इनोकुलेट किया हुआ है, उस पेट्री डिश को आप इंक्यूबेटर में रखते हैं, जिसमें प्रॉपर अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड की जाती है, साथ में एक स्पेसिफिक टेम्परेचर दिया जाता है, लाइट दी जाती है। सो व्हाट वुड हैपन कि जो आपके पास लीफ है, अगर आपने उसको एज ए एक्सप्लांट लिया है सो उसकी होगी डी डिफरेंशिएशन। उसकी क्या होगी? डी डिफरेंशिएशन। लेक्चर के स्टार्ट में हमने लफ्ज यूज किया था डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब कि जब सेल्स को एक प्रॉपर फंक्शन मिलता है, वो टिश्यूज में चेंज होते हैं, तो इसको डिफरेंशिएशन कहा जाता है। डी डिफरेंशिएशन का मतलब कि जो टिश्यू है वो वापस रिवर्स में जाएगा और सेल्स में चेंज होगा। सो इस प्रोसेस को डी डिफरेंशिएशन कहा जाएगा। सो व्हाट वुड हैपन कि जब आप इनोकुलेशन करने के बाद प्रॉपर लाइट, प्रॉपर कार्बन डाइऑक्साइड, प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे, सो जो टिश्यू है, जो लीफ है, वो रिवर्स में जाएगा, उसकी डी डिफरेंशिएशन होगी, टिश्यू बिल्कुल खत्म हो जाएगा और एक ग्रुप ऑफ सेल नजर आएगा।
जैसे कि आपको यहां पे फिगर में नजर भी आ रहा है कि अब जो ये ग्रीन कलर का आपको नजर आ रही है एक्चुअली सेल्स हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? दे आर व्हाट? दे आर द कैलस। सो कैलस को आप डिफाइन कैसे करोगे? दैट व्हाट इज कैलस? कैलस इज एक्चुअली, यहां पे हम लिख लेते हैं दैट व्हाट इज कैलस? कैलस इज अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। वो सेल्स अनडिफरेंशिएटेड, वो सेल्स जिनको प्रॉपर फंक्शन नहीं मिला, सो वो जब एक ग्रुप की फॉर्म में आएंगे तो इसको हम कैलस बोलेंगे। सो जो एक्स प्लांट है उसकी होगी डी डिफरेंशिएशन, जिसके नतीजे में अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल बनेगा, और वो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल क्या कहलाता है? दैट इज व्हाट? दैट इज द कैलस, जिसकी फिगर आप दोबारा से देख सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट वुड हैपन कि कुछ दिनों बाद जो ये कैलस है इससे रूट्स निकलेंगी और शूट्स निकलेंगी। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो कैलस है उसमें दोबारा से डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगी। सो रूट एंड शूट फॉर्मेशन होगी। नाउ जो ये रूट एंड शूट फॉर्मेशन है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे हार्मोन्स। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे? हार्मोन्स। सो रूट की फॉर्मेशन के लिए हम जो हार्मोन यूज करते हैं, प्लांट हार्मोन, दैट इज ऑक्सिन, और शूट की फॉर्मेशन के लिए जो हार्मोन यूज किया जाता है दैट इज साइटोकाइनिन। सो ऑक्सिन्स और साइटोकाइनिन की एक प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आप कैलस को प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से रूट फॉर्मेशन होगी और साथ में शूट फॉर्मेशन होगी। ना कुछ दिनों बाद जब आपके पास नन्हे से पौधे बन जाएंगे, उनको क्या किया जाएगा? डी फ्लास्क, उनको पेट्री डिशेस से, उनको ट्यूब से निकाला जाएगा, और कुछ दिनों में व्हाट वुड हैपन कि जो ये यंग प्लांट है इसके ऊपर एपिडर्मल लेयर, क्यूटिकल लेयर जो है वो डेवलप होगी, जिसकी वजह से अब ये प्लांट जो है अपनी बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन करेगा। क्योंकि याद ये रखना है कि टिश्यू कल्चर के जरिए जब प्लांट आपके पास बन जाता है, जो यंग प्लांट होता है उसमें क्यूटिकल लेयर नहीं होती। सो डी फ्लास्क करने के बाद कुछ दिनों में क्यूटिकल लेयर बनेगी, और उन प्लांट्स को अब आप खेत में ले जाएंगे या आप ग्रीन हाउस में ले जाएंगे और उनको ग्रो करेंगे, जो कि 100% आइडेंटिकल होंगे अपने पेरेंट प्लांट के। सो इसका मतलब कि एक लीफ के अगर आप 10 हिस्से बनाते हैं और उन हिस्सों को आप अलहदा अलहदा पेट्री डिशेस में रखते हैं, तो उसकी वजह से 1-2 हफ्तों के दौरान एक लीफ से आपने 10 प्लांट की प्रोडक्शन कर ली। सो छोटी सी जगह में लार्ज स्केल प्रोडक्शन होती है थ्रू टिश्यू कल्चर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास स्टेप्स, और इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो हम पिछले बोर्ड में डिस्कस कर चुके हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो सेकंड टेक्निक आज हम सेल बायोलॉजी टेक्निक में पढ़ने जा रहे हैं दैट इज व्हाट? दैट इज द क्रोमेटोग्राफी। नाउ स्टूडेंट्स, जो क्रोमेटोग्राफी है ये एक्चुअली 2 वर्ड्स की कंबाइंड फॉर्म है, जिसमें जो पहला वर्ड है दैट इज द क्रोमा एंड द सेकंड वर्ड इज द ग्राफी। नाउ व्हाट इज क्रोमा? क्रोमा मींस कलर एंड ग्राफी मींस व्हाट? It is writing. Now students, chromatography वो टेक्निक है जिसके जरिए किसी भी मिक्सचर में मौजूद जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक प्लांट की बात करें, सो कोई भी जो प्लांट है उसमें क्लोरोफिल्स जो है, जो कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें डिफरेंट टाइप्स हैं। लाइक वी हैव क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी एंड ई। ये 5 टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल्स हैं, और प्लांट्स में क्लोरोफिल ए और बी मस्ट पाया जाता है। अब अगर हम ये चाहते हैं कि प्लांट में जो क्लोरोफिल ए है उसको सेपरेट करें क्लोरोफिल बी से, तो उसके लिए हम यूज करेंगे किस टेक्निक को? क्रोमेटोग्राफी को। उसके साथ साथ अगर मैं ये कहूं कि किसी भी प्लांट में या किसी भी एनिमल में या किसी भी बायोलॉजिकल सैंपल में मौजूद जो एमाइनो एसिड्स हैं जो कि प्रोटीन्स बनाते हैं, उन एमाइनो एसिड्स को एक दूसरे से सेपरेट करना है, तो उसके लिए हम कौन सी टेक्निक यूज करेंगे? क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में कलर क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि क्रोमेटोग्राफी टेक्निक जब बिल्कुल स्टार्ट में आई तो इसमें कलर्स को सेपरेट किया जाता था। कैसे? कि फॉर एग्जांपल आप ब्लू इंक लें, ब्लैक इंक लें, स्याही लें, ब्लू
ब्लैक और उसके साथ साथ हम कह सकें रेड है। अगर आप उन तीनों इंक्स को मिक्स कर लेते हैं सो उसके नतीजे में क्या होगा, यू विल नॉट बी एबल टू सी द ब्लू कलर, द ब्लैक एंड द रेड। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि इन तीनों कलर्स को जो कि मिक्सचर की फॉर्म में है दोबारा एक दूसरे से सेपरेट किया जाए, तो इसके लिए हम किस टेक्निक पे जाएंगे, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक पे जाएंगे। सो स्टूडेंट्स डेफिनेशन पे आते हैं। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक इज द टेक्निक व्हिच इज यूज्ड टू सेपरेट द मॉलिक्यूल्स जो कि किसी मिक्सचर में मौजूद है। नाउ ये जो सेपरेशन है ये हम करेंगे कैसे कि एक्चुअली जो मिक्सचर है उसको मूव किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ व्हाट, बाय द हेल्प ऑफ गैस और लिक्विड ऑन द स्टेशनरी फेज, ऑन द व्हाट, स्टेशनरी फेज। मतलब क्या हुआ कि जिस मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स मौजूद हैं, जो मॉलिक्यूल्स डिफरेंट टाइप्स के मौजूद हैं, उन मॉलिक्यूल्स को आप किसी भी एक स्टेशनरी फेज पे, किसी भी एक सॉलिड सपोर्ट पे मूव करते हैं बाय द हेल्प ऑफ व्हाट, बाय द हेल्प ऑफ गैस और लिक्विड, जिसकी वजह से उस सॉलिड सरफेस पे मॉलिक्यूल्स जो हैं अपनी साइज के लिहाज से, अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिहाज से, अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज के लिहाज से सेपरेट होते जाते हैं। कैसे, इसकी तरफ हम आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स जो क्रोमेटोग्राफी है इसमें जो सॉलिड सपोर्ट जिस पे मॉलिक्यूल सेपरेट होंगे उसको स्टेशनरी फेज कहा जाएगा, और जो लिक्विड या गैस उस मिक्सचर को मूव करेगा स्टेशनरी फेज के ऊपर, वो एक्चुअली क्या कहलाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, दैट विल बी कॉल्ड एज मोबाइल फेज। क्योंकि मोबाइल फेज का मतलब क्या है, मोबाइल, मोबाइल मींस इट मूव्स, इट व्हाट, इट मूव्स। सो ये जो मोबाइल फेज है ये मिक्सचर को मूव करेगा ऑन द स्टेशनरी फेज, और स्टेशनरी फेज के ऊपर मॉलिक्यूल सेपरेट होते जाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बात की कि क्लोरोफिल्स है, उसके साथ साथ एक्सेसरी पिगमेंट्स होती हैं, लाइक वी हैव ज़ैंथोफिल्स। सो डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को आप सेपरेट कर सकते हैं। और पिगमेंट्स एक्चुअली ये वो लफ्ज है जो कि यूज होता है किसी भी चीज के लिए जो कि कलर देता है। सो प्लांट्स जो है उसमें आपको ग्रीन कलर क्लोरोफिल की वजह से मिलता है, साथ साथ में हमारे पास ऑरेंज कलर हो सकते हैं, येलो कलर्स हो सकते हैं, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल कैरोटिनॉइड्स हैं, ज़ैंथोफिल्स हैं। सो इन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को आप एक दूसरे से सेपरेट कर सकोगे थ्रू क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। साथ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमाइनो एसिड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स क्या है कि डिफरेंट, हम एक, जैसे कि हमने बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में बात की थी कि किसी भी लिविंग सेल में बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं जिसको मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। सो उन रिएक्शंस के नतीजे में जो प्रोडक्ट्स बनती हैं उनको हम मेटाबोलाइट्स बोलते हैं, और इन मेटाबोलाइट्स को आप सेपरेट कर सकते हो एक दूसरे से थ्रू क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। सो याद ये रखना है कि ये जो सेपरेशन है ये एक्चुअली परफॉर्म की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, on the basis of physical and chemical properties of these molecules, कि जो ये molecules हैं इनकी chemical और physical properties के लिहाज से हम इनको separate कर सकते हैं। कैसे, for example affinity आपके पास आ सकती है, solubility आपके पास आ सकती है, ये वो properties हैं जिसके जरिए molecules को एक दूसरे से separate किया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स जो क्रोमेटोग्राफी है इसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, लेकिन यहां पे हम सिर्फ दो मेन टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। सो उसके लिए हम मूव करते हैं टू द थर्ड पार्ट ऑफ द बोर्ड। नाउ स्टूडेंट्स क्रोमेटोग्राफी की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, लेकिन यहां पे हम दो मेन टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत बुनियादी हैं। एंड द फर्स्ट वन इज व्हाट, दैट इज द पेपर क्रोमेटोग्राफी, एंड द सेकंड वन इज द कॉलम क्रोमेटोग्राफी। नाउ स्टूडेंट्स पेपर क्रोमेटोग्राफी एक्चुअली वो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है जिसमें जो मोबाइल फेज है वो कोई भी एक सॉल्वेंट हो सकता है, और आपको पता है कि सॉल्वेंट क्या है, ये महलूल है। महलूल का मतलब कि वो चीज जो कि किसी दूसरी चीज को हल कर लेती है, सो वो सॉल्वेंट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप शरबत बनाते हैं, सो शरबत में पानी है, चीनी है, सो चीनी जो है वो डिसॉल्व हो जाती है पानी में, सो पानी क्या हुआ, ये सॉल्वेंट हुआ। सो अगर आप फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, एमाइनो एसिड्स हैं, उनको एक दूसरे से सेपरेट करना चाहते हैं
तो सबसे पहले आप उनको डिसॉल्व करेंगे किसी भी एक सॉल्यूशन, किसी भी एक सॉल्वेंट में, जो कि स्टेशनरी फेज के ऊपर मूव करेगा। और पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेज है, यह आपके पास कोई पेपर हो सकता है और सिलिका जेल हो सकता है। कैसे? इस कैसे के जवाब के लिए हम इस छोटी सी डायग्राम पे आते हैं, जिसमें यह आपके पास एक बॉक्स है और इस बॉक्स को क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड एज क्रोमेटोग्राफी चैम्बर। नाउ ये जो क्रोमेटोग्राफी चैम्बर है, इसमें एक सॉल्वेंट डाला जाएगा, जैसे कि हमने बात की। ये सॉल्वेंट क्या है? ये लिक्विड है यहां पे, और ये आपके पास क्या है? दिस इज व्हाट? दिस इज अ मोबाइल फेज। फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम मोबाइल फेज क्या ले रहे हैं? वो वाटर को ले रहे हैं। किस चीज को ले रहे हैं? वाटर को। नाउ थोड़ा सा आपने पानी लिया और इस क्रोमेटोग्राफी चैम्बर में आप एक पेपर को डिप करते हो, बट पेपर का बहुत थोड़ा सा हिस्सा जो है वो डिप होगा। जैसे यहां से आपको शो हो रहा है कि बहुत थोड़ा सा हिस्सा जो है आप इस पानी में डिप करोगे, लेकिन इससे पहले क्या होगा कि यहां पे आपको ब्लू, ब्लैक और रेड लाइंस नजर आ रही हैं। ये एक्चुअली क्या है? यहां पे हमने एग्जांपल ले ली है, फॉर एग्जांपल इंक्स की, स्याही की एग्जांपल ले ली है। आपने ब्लैक, ब्लू और रेड इंक्स जो है उनको मिक्स किया और उसको यहां पे आपने डाल दिया। थोड़ा सा ये ड्राई हो जाएगा। जैसे ही पेपर को आप पानी में डिप करेंगे, जो पानी है वो पेपर में मौजूद जो छोटी छोटी सुराखें होती हैं, डेफिनेटली जो पेपर है वो क्या होता है? पोरस होता है। ये जो पोर्स हैं, जो छोटे छोटे पोर्स हैं, इनमें पानी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ता जाएगा, लेकिन वो अपने साथ इन इंक्स को भी क्या करेगा? ऊपर लेता जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इंक्स हैं वो डिसॉल्व हैं। किस चीज में डिसॉल्व हो सकती हैं? इन व्हाट? इन दी वाटर। और हमने बात की कि मोबाइल फेस क्या करेगा? कि मोबाइल फेस सैंपल को कैरी करेगा। यहां पे हमारे पास सैंपल, ये मिक्सचर है। जब पानी इस पेपर में ऊपर चढ़ेगा, इस पानी के पेपर में इन सुराखों के जरिए ऊपर चढ़ने को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? कैपिलरी एक्शन। इसको क्या बोलते हैं? कैपिलरी एक्शन। कि जब टाइनी पोर्स, छोटी छोटी सुराखों में कोई भी लिक्विड फ्लो करेगा, इसको कैपिलरी एक्शन बोलेंगे। जैसे ही लिक्विड जो है वो ऊपर मूव करेगा, अपने साथ सैंपल को भी कैरी करेगा। व्हाट वुड हैपन कि रेड कलर, ब्लू कलर और ब्लैक कलर जो है ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पानी ने सैंपल को कैरी किया पेपर के ऊपर, और ये पेपर आपके पास क्या है? पेपर एक्चुअली स्टेशनरी फेज है। पेपर क्या है? स्टेशनरी फेज है। इस स्टेशनरी फेज के ऊपर ये इंक्स क्या हो गई हैं? एक दूसरे से सेपरेट हो गई हैं। इसी तरह अगर आप एक लीफ लेते हो और उससे जूस निकालते हैं, उस जूस में बहुत सारी प्रोटीन्स होंगी, बहुत सारी अमाइनो एसिड्स होंगी। उन जूसेस को आप क्या करेंगे? पेपर के ऊपर डालेंगे, थोड़ा सा वो ड्राई होगा। अब जिन मॉलिक्यूल्स को आप सेपरेट करना चाहते हैं, उसी के मुताबिक आप क्या करेंगे? मोबाइल फेज को सिलेक्ट करेंगे, जिसके लिए आप रिसर्च करेंगे। जैसे ही वो मोबाइल फेज पेपर में ऊपर उठता जाएगा, जो अमाइनो एसिड्स उस मोबाइल फेज में डिसॉल्व हो सकती हैं, वो भी साथ ऊपर जाएंगी और पेपर में अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस जो है वो सेपरेट एक दूसरे से होती जाएंगी। दिस इज व्हाट? दिस इज पेपर क्रोमेटोग्राफी। जो नेक्स्ट टाइप है क्रोमेटोग्राफी की, दैट इज व्हाट? कॉलम क्रोमेटोग्राफी। नाउ जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हम जो मोबाइल फेज यूज करते हैं, जो मोबाइल फेज यूज किया जाता है, वो मोबाइल फेज एक्चुअली आपके पास क्या है? वो कोई एक सॉल्वेंट हो सकता है, मतलब लिक्विड हो सकता है, और वो कोई गैस भी हो सकती है। वो कोई गैस भी हो सकती है जो कि सैंपल को कैरी करेगी। किसमें? स्टेशनरी फेज में। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में जो हम स्टेशनरी फेज यूज करते हैं, यहां पे स्टेशनरी फेज कोई एक कॉलम हो सकता है। नाउ व्हाट इज अ कॉलम? कॉलम सिंपल एक ट्यूब को बोलते हैं। क्लियर हुआ? कॉलम मींस व्हाट? एक ट्यूब, या आपके पास कोई ग्लास ट्यूब हो सकती है या कोई मेटल ट्यूब हो सकती है। डियर स्टूडेंट्स, जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, इसमें अगर आप लिक्विड को यूज कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। और अगर आप मोबाइल फेज गैस यूज कर रहे हैं
तो इसको हम बोलते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। नाउ स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सुना होगा कि जिन लोगों की किडनीज जो है वो फेल हो जाती हैं, सो वो जाते हैं डायलिसिस पे। नाउ डायलिसिस में क्या होता है कि डायलिसिस में एक डायलाइजर मशीन यूज होती है, और वो जो मशीन है उसमें कॉलम्स होते हैं, उसमें ट्यूब्स होती हैं। सो जिस बंदे की किडनी जो है वो फेल हो चुकी है, सो उसको बेड पे लिटा दिया जाता है, एक हाथ में कैथेटर लगा के, ट्यूब लगा के खून जो है वो पास होगा किस में, इस डायलाइजर मशीन में। और उस डायलाइजर मशीन में क्या होगा, उस डायलाइजर मशीन में ट्यूब होती है और साथ में लिक्विड होता है। सो वो लिक्विड क्या करेगा कि वो ब्लड को ट्रैवल करेगा उन ट्यूब्स में, और वो जो ट्यूब्स हैं उनकी जो अंदरूनी सतह है, फॉर एग्जांपल ये मार्कर, ये ट्यूब है, इसकी जो अंदरूनी सतह है वहां पर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि ब्लड में मौजूद जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको अपनी तरफ खींचता है, उसको अपनी तरफ खींचता है। सो जैसे ही ब्लड इस ट्यूब में मूव करेगी, जितना भी वेस्ट मटेरियल होगा वो कॉलम के साथ चिपकता जाएगा, और ब्लड जो है वो वापस दूसरे हाथ के जरिए उस पेशेंट में डाल दी जाती है। तो इसका मतलब उस पेशेंट जो है उसके वेस्ट मटेरियल्स को उस डायलाइजर मशीन ने सेपरेट कर दिया है, जिसमें क्या मौजूद था, जिसमें कॉलम मौजूद है, और उस कॉलम की इनर साइड पे ऐसे केमिकल्स हैं जो कि अट्रैक्शन रखते हैं किसके लिए, टू दी वेस्ट मटेरियल्स। सो यहां पे आपने ब्लड से वेस्ट मटेरियल्स को सेपरेट कर दिया है, किसमें, इन दी कॉलम, इन द ट्यूब। सो डायलाइजर क्या है, इसको आप समझ सकते हैं कि ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी की एग्जांपल आती है। साथ में अगर हम मोबाइल फेस को एज ए गैस लेते हैं तो उसके लिए जो मशीन होती है उसको गैस क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। कैसे कि जो गैस क्रोमेटोग्राफी की मशीन है उसमें एक इंजेक्टर होता है। सो जो सैंपल है उसमें मौजूद मॉलिक्यूल्स को आप सेपरेट करना चाहते हैं, सो उस सैंपल को आप इंजेक्शन के जरिए इंजेक्टर में इंजेक्ट करेंगे। जैसे ही इंजेक्टर में इंजेक्ट किया जाएगा, मशीन के अंदर हीलियम गैस होगी, वो हीलियम गैस बहुत प्रेशर के साथ उस लिक्विड को ट्यूब्स में फ्लो करेगा, और वो जो ट्यूब्स हैं उनकी इनर साइड पे ऐसे केमिकल्स होंगे जो कि एफिनिटी रखेंगे। सो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ आहिस्ता आहिस्ता सेपरेट होते जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, जो गैस क्रोमेटोग्राफी है इसमें MS मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री भी यूज हो रही है, और मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री वो टेक्निक है जिसमें आपको यह पता चलता है कि कौन सा मॉलिक्यूल कौन सा है। कैसे कि अगर हम ब्लड में बात करते हैं कि ब्लड में यूरिया मौजूद है, तो यूरिया को डिटेक्ट करता है कौन, ये मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, जिसकी हम प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है इससे आने वाले लेक्चर में करेंगे, जिसमें स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री को डिस्कस किया जाएगा कि कैसे आपको पता चलता है कि कोई भी मॉलिक्यूल कौन सा है। सो क्रोमेटोग्राफी में मॉलिक्यूल्स को सेपरेट किया जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी जो आपके पास सेल बायोलॉजी टेक्निक्स हैं, लाइक स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है, माइक्रोडाइसेक्शन और माइक्रोमीट्री है, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस लेक्चर को अच्छे तरीके से क्लियर करें, अपने नोट्स बनाएं और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।